नमस्ते दोस्तों, आज के इस बेहद खास और दिलचस्प पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हमारे और आपके जीवन के हर एक पहलू से जुड़ा हुआ है और वह है बातचीत करने की कला और उसके पीछे छिपा हुआ गहरा मनोविज्ञान। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप किसी कोने में चुपचाप बैठे हैं? आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, अपनी बातें साझा करना चाहते हैं, लेकिन कोई अनजाना सा डर या झिझक आपको रोक लेती है। या फिर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बहस में पड़ गए हों और बाद में आपको लगा हो कि काश मैंने उस वक्त कुछ और कहा होता? हम अक्सर उन लोगों को देखकर हैरान रह जाते हैं और मन ही मन उनसे थोड़ी ईर्ष्या भी करते हैं, जो किसी भी महफिल में जाते ही वहां की जान बन जाते हैं, जो अजनबियों से भी ऐसे बात करते हैं जैसे बरसों पुराने दोस्त हों, और जिनकी बातों में एक अजीब सा जादू होता है जिससे हर कोई उनकी बात मानने को तैयार हो जाता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं तो आज का यह एपिसोड खास आपके लिए ही है। आज हम लियू यानहुआ की लिखी हुई बेहद मशहूर और प्रभावशाली किताब के बारे में बात करेंगे, जिसका विषय है सफल संचार का मनोविज्ञान यानी कम्युनिकेशन के पीछे की साइकोलॉजी। यह किताब हमें बताती है कि बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह दो इंसानों के दिमाग और भावनाओं का मिलन है। अगर आप यह समझ जाएं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप कभी भी किसी से बात करने में नहीं घबराएंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम मनोविज्ञान के छोटे छोटे लेकिन अचूक सिद्धांतों का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन और सफल कम्युनिकेटर बन सकते हैं। सबसे पहले और सबसे अहम बिंदु पर बात करते हैं, जो है सहानुभूति यानी एम्पैथी। दुनिया में कोई भी दो इंसान बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, चाहे वे जुड़वा भाई बहन ही क्यों न हो। हर किसी का नजरिया, सोच और अनुभव अलग होता है। ऐसे में जब हम दूसरों से बात करते हैं तो अक्सर टकराव होना स्वाभाविक है, लेकिन इस टकराव को सुलझाने का सबसे बड़ा हथियार है सहानुभूति। किताब में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक पति पत्नी थे, मान लीजिए उनका नाम राहुल और अंजलि है। एक दिन छुट्टी वाले दिन राहुल अपने छोटे बच्चे को पार्क में घुमाने ले गया, लेकिन उसकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बच्चा गिर गया और उसके सिर पर चोट लग गई। खून बहने लगा और राहुल घबराकर बच्चे को अस्पताल ले गया। जब अंजलि को यह बात पता चली तो वह अस्पताल दौड़ी दौड़ी आई। बच्चे को रोता हुआ देखकर उसका दिल बैठ गया और वह अपना आपा खो बैठी। उसने राहुल पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते, तुम कैसे पिता हो। राहुल, जो पहले से ही शर्मिंदा और दुखी था, अंजलि की इन बातों से और भी ज्यादा आहत हो गया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो गई और कई दिनों तक घर में शांति नहीं रही। राहुल को लगने लगा कि वह सच में एक बुरा पिता है और उसे इस शहर से अपना ट्रांसफर करवा लेना चाहिए ताकि अंजलि अकेले ही सब संभाल ले। लेकिन फिर राहुल ने ठंडे दिमाग से सोचा। उसने खुद को अंजलि की जगह रखकर देखा। उसने सोचा कि अंजलि दिन भर घर और ऑफिस का काम करती है, बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाती है, और जब उसने देखा कि बच्चा घायल है तो एक मां होने के नाते उसका गुस्सा होना पूरी तरह से जायज था। उसने मेरी लापरवाही देखी, न कि मेरा इरादा। जब राहुल ने यह सहानुभूति दिखाई तो उसने अंजलि के पास जाकर प्यार से माफी मांगी और कहा कि वह समझता है कि उस दिन वह कितनी डर गई थी।
यह सुनते ही अंजलि की आंखों में आंसू आ गए और उसने भी अपनी गलती मानी कि उसे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। दोनों के बीच की कड़वाहट पल भर में खत्म हो गई। यही है सहानुभूति का जादू। जब आप खुद को दूसरे के जूतों में रखकर देखते हैं तो आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। इसके बाद किताब हमें बताती है भीड़ के मनोविज्ञान के बारे में। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हम अक्सर उसी रेस्टोरेंट को चुनते हैं जहां पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे हों। हम सोचते हैं कि अगर इतने सारे लोग वहां खा रहे हैं तो खाना जरूर अच्छा होगा। यही है क्राउड साइकोलॉजी। एक समझदार सेल्समैन हमेशा इस बात का फायदा उठाता है। अगर आप किसी को कोई चीज बेचना चाहते हैं या अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो उन्हें यह एहसास दिलाएं कि बहुत सारे लोग पहले से ही इस बात से सहमत हैं या इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसान स्वभाव से ही अकेले पड़ने से डरता है। वह हमेशा भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है। इसी तरह एक और दिलचस्प मनोविज्ञान है जिसे हम कहते हैं समझौता करने का मनोविज्ञान। मान लीजिए आप एक दुकान पर जाते हैं और आपको एक ड्रेस बहुत पसंद आती है। दुकानदार उसकी कीमत 1000 रुपए बताता है, लेकिन आपके मन में है कि आप इसे 600 रुपए से ज्यादा में नहीं खरीदेंगे। अब अगर आप सीधे 600 रुपए कहेंगे तो शायद दुकानदार तुरंत मना कर दे। लेकिन अगर आप अपनी बोली 400 रुपए से शुरू करते हैं तो दुकानदार थोड़ा नीचे आएगा और 800 कहेगा। फिर आप थोड़ा और बढ़ेंगे और 500 कहेंगे। ऐसे करते करते आप दोनों 600 रुपए पर सहमत हो जाएंगे। इसमें दोनों को लगेगा कि उन्होंने जीत हासिल की है। बातचीत में भी ऐसा ही होता है। अगर आपको अपनी कोई बात मनवानी है तो शुरुआत में हमेशा अपनी मांग को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश करें। जब सामने वाला मना करेगा तो आप थोड़ा समझौता करने का नाटक करें और अपनी असली मांग पर आ जाएं। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपने उसकी बात मान ली है और वह आपकी असली मांग को खुशी खुशी स्वीकार कर लेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंसान के एक और बड़े स्वभाव की, जो है जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। जब कोई बात हमसे छुपाई जाती है तो हमारा दिमाग उसे जानने के लिए बेताब हो उठता है। एक विज्ञापन कंपनी ने एक नए मोबाइल फोन को लॉन्च करने के लिए इस मनोविज्ञान का बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने महीनों तक फोन की कोई भी तस्वीर या फीचर नहीं बताया। सिर्फ एक छोटा सा रहस्यमयी विज्ञापन दिखाया जिसमें कोई जानकारी नहीं थी। लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया कि आखिर यह कौन सा फोन है। जब महीनों बाद वह फोन बाजार में आया तो लोगों की लाइनें लग गईं। बातचीत में भी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनें तो सब कुछ एक ही बार में मत बता दीजिए। अपनी बातों में थोड़ा रहस्य छोड़िए, उन्हें सवाल पूछने का मौका दीजिए। जब उनकी जिज्ञासा चरम पर होगी तब आपकी बात का असर 10 गुना ज्यादा होगा। इसी के साथ एक और चीज जो इंसानों में कूट कूट कर भरी होती है वह है अपनी तारीफ सुनने की चाहत, या जिसे हम थोड़ा नकारात्मक रूप में हवा में उड़ना या वैनिटी कह सकते हैं। हर इंसान को यह महसूस करना अच्छा लगता है कि वह महत्वपूर्ण है, उसकी कोई अहमियत है। एक बार एक कार शोरूम में एक बहुत ही घमंडी महिला आई जिसे बहुत महंगी और शानदार कार खरीदनी थी ताकि वह अपनी बहन को नीचा दिखा सके। सेल्समैन ने उसकी इस भावना को तुरंत भांप लिया।
उसने महिला से कहा कि मैडम, आपकी पसंद बहुत ही शानदार है। यह कार सिर्फ आपके जैसे खास और ऊंचे दर्जे के लोगों के लिए ही बनी है। आपकी बहन के पास जो कार है वह तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। यह सुनकर वह महिला इतनी खुश हुई कि उसने बिना कोई मोलभाव किए तुरंत कार बुक कर ली। जब आप लोगों के इस खोखले अहंकार को समझ जाते हैं तो आप बहुत आसानी से उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए, उन्हें यह महसूस कराइए कि वे बहुत खास हैं, और फिर देखिए कैसे वे आपकी हर बात मान लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत, कभी कभी हमें सामने वाले के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या खुद को श्रेष्ठ समझने की भावना को संतुष्ट करने के लिए खुद को थोड़ा नीचे भी दिखाना पड़ता है। कॉलेज के दिनों की एक कहानी है जहां एक गरीब गांव की लड़की अपनी एक अमीर शहर की रूममेट से बहुत परेशान थी क्योंकि वह शहर की लड़की हमेशा उसे नीचा दिखाती थी। एक दिन गांव की लड़की ने एक तरकीब निकाली। उसने उस अमीर लड़की से कहा कि यार, तुम तो बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। मुझे पढ़ाई के लिए पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है, क्या तुम मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में मदद कर सकती हो? यह सुनकर उस अमीर लड़की का अहंकार पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। उसे लगा कि वह सच में बहुत महान है और यह बेचारी लड़की कितनी मजबूर है। इसके बाद से उस अमीर लड़की ने कभी उसे परेशान नहीं किया बल्कि हमेशा उसकी मदद करने लगी। जब हम अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने रखते हैं तो उनके मन में हमारे प्रति जो ईर्ष्या या दुश्मनी होती है वह दया और सहानुभूति में बदल जाती है। अब बात करते हैं संचार के सबसे बुनियादी नियम की, और वह है दूसरों का सम्मान करना। आप चाहे कितने भी बड़े पद पर हों, कितने भी अमीर हों, लेकिन अगर आप दूसरों को सम्मान नहीं दे सकते तो आप कभी एक अच्छे इंसान या अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। एक बार एक अमीर नवाब जंगल में रास्ता भटक गया। उसे एक लकड़हारा मिला। नवाब ने बहुत ही घमंड से पूछा कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता किधर है? लकड़हारे ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। नवाब को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घोड़े से नीचे उतरा, लकड़हारे के पास गया और बहुत ही विनम्रता से कहा कि भाई साहब, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? इस बार लकड़हारे ने मुस्कुराकर उसे रास्ता भी बताया और रात को अपने घर में खाना भी खिलाया। सम्मान एक ऐसी चीज है जो मांगने से नहीं मिलती बल्कि देने से मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले आपको उनकी इज्जत करनी होगी। और सम्मान दिखाने का सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका है आपके चेहरे की एक प्यारी सी मुस्कान। मुस्कान एक ऐसा पासपोर्ट है जो दुनिया के किसी भी दिल का दरवाजा खोल सकता है। एक बार एक आदमी रेलवे स्टेशन पर बहुत गुस्से में था क्योंकि उसका पर्स चोरी हो गया था। वह हर किसी को शक की नजर से देख रहा था। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और बहुत ही मासूमियत से मुस्कुराते हुए बोला कि अंकल, क्या आप मुझे 20 रुपए दे सकते हैं? मुझे अपनी माँ के पास जाना है। उस आदमी का सारा गुस्सा उस बच्चे की मुस्कान देखकर पिघल गया और उसने न सिर्फ उसे पैसे दिए बल्कि उसे ट्रेन में भी बिठाया। मुस्कान में वह ताकत है जो बड़ी से बड़ी दुश्मनी को भी दोस्ती में बदल सकती है। बातचीत की कला में सिर्फ बोलना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि सुनना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि हम बोले कम और सुने ज्यादा। जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो तो उसे पूरी तवज्जो दें।
उसकी बातों को बीच में न काटें। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे यह संदेश दे रहे होते हैं कि उसकी बातें आपके लिए मायने रखती हैं। एक अच्छा श्रोता हमेशा एक अच्छे वक्ता से ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके साथ कि धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार लोग ऐसी बातें करते हैं जो हमें उबाऊ लगती हैं या जिनसे हम सहमत नहीं होते। लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अगर हम थोड़ा धैर्य रखें और उनकी पूरी बात सुन लें तो शायद हमें उनकी बात का असली मतलब समझ आ जाए। अब आइए थोड़ा शारीरिक हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज पर बात करते हैं। कई बार हम बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह जाते हैं। हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे बैठने का तरीका, ये सब हमारे मन का आईना होते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो आंखों में आंखें डालकर बात करना आत्मविश्वास की निशानी है। लेकिन अगर आप लगातार बिना पलक झपकाए किसी को घूरते रहेंगे तो सामने वाले को असहज महसूस हो सकता है। इसलिए बीच बीच में अपनी नजरें थोड़ी इधर उधर करना भी जरूरी है। इसी तरह बात करते समय सिर हिलाना यह दर्शाता है कि आप सामने वाले की बात सुन रहे हैं और उससे सहमत हैं। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी जल्दी और लगातार सिर हिलाते रहेंगे तो इसका मतलब यह निकलेगा कि आप जल्दी में हैं और चाहते हैं कि सामने वाला अपनी बात जल्दी खत्म करे। बैठने की जगह और दूरी भी बहुत कुछ बयां करती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय अपने शरीर को आपकी तरफ झुकाता है तो इसका मतलब है कि वह आपकी बातों में गहरी दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन अगर वह पीछे की तरफ झुककर बैठता है या अपने हाथ बांध लेता है तो यह एक रक्षात्मक मुद्रा है, जिसका मतलब है कि वह आपकी बातों से सहमत नहीं है या आपसे दूरी बनाए रखना चाहता है। एक और बहुत ही दिलचस्प बात जो किताब में बताई गई है वह है पैरों की दिशा। मान लीजिए आप दो लोगों से बात कर रहे हैं। अगर उनके शरीर तो आपकी तरफ हैं, लेकिन उनके पैर दरवाजे की तरफ या किसी और दिशा में हैं, तो समझ जाइए कि वे वहां से जाना चाहते हैं। उनकी दिलचस्पी आपकी बातों में नहीं है। और हाँ, बात करते समय बार बार अपनी घड़ी देखना भी एक बहुत ही बुरा संकेत है। यह सामने वाले को सीधे तौर पर यह बताने जैसा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। बातचीत शुरू करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है सामने वाले को सही तरीके से संबोधित करना। हर किसी को अपना नाम और अपना पद बहुत प्यारा होता है। अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर है और आप उसे सिर्फ मैनेजर साहब कहकर बुलाते हैं तो उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी होगी। यह एक छोटी सी चापलूसी है, लेकिन यह बहुत काम आती है। इसके अलावा एक बहुत ही कारगर तरीका है अपने बीच की दूरी को मिटाने का, और वह है कोई छोटा सा रहस्य साझा करना। जब आप किसी को अपनी कोई व्यक्तिगत बात या कोई छोटा सा रहस्य बताते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उस पर बहुत भरोसा करते हैं। बदले में वह भी आप पर भरोसा करने लगता है और इस तरह एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। अब बात करते हैं कि जब किसी से बहस या असहमति हो जाए तो उसे कैसे संभालें। दुनिया के सबसे महान वक्ताओं में से एक डेल कार्नेगी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार वे जिस होटल में अपना सेमिनार करते थे उस होटल के मैनेजर ने अचानक किराया 3 गुना बढ़ा दिया। कार्नेगी बहुत परेशान हुए। वे सीधे मैनेजर के पास गए और उस पर गुस्सा करने के बजाय उन्होंने कहा कि मुझे आपका पत्र मिला और मैं समझ सकता हूं कि आपने किराया क्यों बढ़ाया है।
अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। आपका काम है होटल के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। लेकिन आइए एक कागज पर लिखकर देखते हैं कि किराया बढ़ाने से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। कार्नेगी ने बताया कि फायदा यह होगा कि आपको वह हॉल किसी और को किराए पर देने के लिए मिल जाएगा। लेकिन नुकसान यह होगा कि मेरे सेमिनार में जो हजारों लोग आते हैं वे आपके होटल में नहीं आएंगे, जिससे आपका बहुत बड़ा विज्ञापन रुक जाएगा। मैनेजर ने जब यह सुना तो उसने किराया बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब आप सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी बात रखते हैं तो सामने वाला आपकी बात जरूर समझता है। कभी भी सीधी टक्कर न लें। अगर सामने वाला गुस्से में है तो उसे शांत होने का मौका दें। अपनी गलती मानने में कभी शर्म न करें। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे तुरंत और बिना किसी बहाने के स्वीकार कर लें। जब आप खुद अपनी आलोचना कर लेते हैं तो सामने वाले के पास आपको कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। आलोचना करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपको किसी की गलती सुधारनी है तो सीधे तौर पर यह मत कहिए कि तुम गलत हो। पहले उसकी किसी अच्छी बात की तारीफ कीजिए, फिर अपनी कोई पुरानी गलती का जिक्र कीजिए और उसके बाद उसे सुझाव दीजिए कि वह इस काम को और बेहतर कैसे कर सकता है। इसे सैंडविच तकनीक कहते हैं, जहां कड़वी बात को दो मीठी बातों के बीच में रखकर परोसा जाता है। कार्यस्थल यानी ऑफिस में भी संचार की कला बहुत काम आती है। अपने बॉस के दिमाग को पढ़ना एक कला है। अगर बॉस सिर्फ सिर हिला रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपकी बात से पूरी तरह सहमत है। शायद वह सिर्फ आपको सुन रहा है। अपनी मेहनत और अपने काम का सही तरीके से प्रचार करना भी आना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन उसे किसी के सामने पेश नहीं कर पाते तो आपके उस काम का कोई मोल नहीं है। सही समय पर सही तरीके से अपनी उपलब्धियों को सामने रखना कोई गलत बात नहीं है। इसके अलावा किसी भी अनुचित मांग को चतुराई से मना करना भी आना चाहिए। अगर आप हर बात पर हाँ कहेंगे तो लोग आपका फायदा उठाने लगेंगे। मना करने के लिए आप कभी अपनी मजबूरी का हवाला दे सकते हैं, कभी किसी नियम का बहाना बना सकते हैं, या कभी कभी सिर्फ चुप रहना ही सबसे बड़ा इनकार होता है। जब आप चुप हो जाते हैं तो सामने वाला खुद ही समझ जाता है कि आप उस काम के लिए राजी नहीं हैं। किताब में हास्य यानी ह्यूमर के महत्व पर भी बहुत जोर दिया गया है। हंसी मजाक एक ऐसा टूल है जो बड़ी से बड़ी टेंशन को दूर कर सकता है। जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर जानलेवा हमला हुआ था और उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तो उन्होंने अपनी पत्नी से मजाक में कहा कि प्रिय, मैं आज झुकना भूल गया था। उनकी इस एक छोटी सी मजाक ने वहां मौजूद सभी डॉक्टरों और परिवार वालों की घबराहट को कम कर दिया। अगर आप किसी मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं या आपसे कोई गलती हो गई है तो खुद पर हंसना सीखें। जो इंसान खुद पर हंस सकता है दुनिया कभी उसका मजाक नहीं उड़ा सकती। इसके साथ ही दूसरों की तारीफ करना कभी न भूलें। और सबसे अच्छी तारीफ वह होती है जो पीठ पीछे की जाए। जब आप किसी की पीठ पीछे तारीफ करते हैं और वह बात घूम फिरकर उस इंसान तक पहुंचती है तो उसका असर 100 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि आमने सामने की गई तारीफ कई बार चापलूसी लग सकती है।
लेकिन पीठ पीछे की गई तारीफ हमेशा सच्ची लगती है। अब एक बहुत ही खास कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाती है कि कैसे कड़वे शब्दों का जवाब शांति से देना चाहिए। अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो कुछ अहंकारी नेताओं ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। एक नेता ने भरी सभा में उनसे कहा कि लिंकन, यह मत भूलना कि तुम्हारे पिता मेरे जूते सिलते थे। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। लेकिन लिंकन बिल्कुल शांत रहे और मुस्कुराकर बोले कि मुझे गर्व है कि मेरे पिता इतने अच्छे जूते सिलते थे कि आज भी आपके पैरों में उनके बनाए जूते हैं। अगर मेरे पिता के बनाए जूतों में कोई भी दिक्कत हो तो मैं उसे खुद ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैंने भी उनसे यह काम सीखा है। लिंकन के इस जवाब ने उस नेता का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। यह होती है संचार की असली ताकत। जब आप उकसाने पर भी शांत रहते हैं और अपनी गरिमा बनाए रखते हैं तो आप सामने वाले को उसी के जाल में फंसा देते हैं। इसके अलावा एक और तकनीक है जिसे हम रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। जब आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसे आदेश देने के बजाय उसे यह महसूस कराएं कि यह काम करना उसके बस की बात नहीं है। इंसान का अहंकार हमेशा चुनौती स्वीकार करना पसंद करता है। एक जेलर की कहानी है जिसने अपने सबसे खतरनाक कैदी को शांत करने के लिए उसे जेल का सबसे महत्वपूर्ण काम सौंप दिया। जब उस कैदी पर भरोसा दिखाया गया तो उसने अपनी पूरी जान लगा दी उस काम को सही करने में, क्योंकि वह साबित करना चाहता था कि वह इसके लायक है। इसी तरह किसी को मना करने का भी एक तरीका है कि आप उन्हें एक ऐसा विकल्प दें जो वे खुद ही अस्वीकार कर दें। अगर कोई आपसे बेवजह पैसे मांग रहा है तो सीधे मना करने के बजाय आप कह सकते हैं कि अरे दोस्त, मैं खुद तुमसे पैसे मांगने वाला था। यह सुनकर वह खुद ही पीछे हट जाएगा। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें हमेशा सामने वाले को एक सम्मानजनक रास्ता देना चाहिए। अगर आपने किसी की चोरी या झूठ पकड़ लिया है तो उसे सबके सामने बेइज्जत करने के बजाय उसे अकेले में समझाएं या उसे खुद अपनी गलती सुधारने का मौका दें। जब आप किसी का सम्मान बचाते हैं तो वह इंसान जीवन भर आपका आभारी रहता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संचार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक दिन में सीख सकते हैं। यह जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। आपको हर दिन हर इंसान से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा, अपने शब्दों का चुनाव सोच समझकर करना होगा और सबसे बढ़कर एक सच्चा और ईमानदार इंसान बनना होगा। जब आपके मन में दूसरों के प्रति सच्ची इज्जत और परवाह होगी तो आपके शब्द अपने आप जादू की तरह काम करेंगे। आपको हमेशा यह याद रखना होगा कि हर इंसान के सीने में एक दिल धड़कता है जो सम्मान, प्यार और मान्यता का भूखा है। जब आप अपनी बातों से किसी के दिल को छू लेते हैं तो आप सिर्फ एक अच्छे कम्युनिकेटर ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, लियू यानहुआ की इस अद्भुत किताब सफल संचार का मनोविज्ञान से हमने आज बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि कैसे सहानुभूति, मुस्कान, धैर्य, सही हाव भाव, समझौते की भावना और मनोविज्ञान की गहरी समझ हमें एक ऐसा इंसान बना सकती है जिसे हर कोई पसंद करता है, जिसकी बात हर कोई सुनता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड में बताई गई बातें आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बहुत काम आएंगी। इन छोटी छोटी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर देखिए।
और आप खुद महसूस करेंगे कि आपके आसपास के लोगों का आपके प्रति रवैया कैसे बदल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी बातचीत की इस बेहतरीन कला को सीख सकें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई और रोमांचक किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के लोगों से मीठी मीठी बातें करते रहिए। अलविदा और शुभ दिन।